रिवीजन सीरीज अपन ने स्टार्ट की थी। काफी सेशंस ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जैव अणु, या जिसे अपन कहते हैं बायोमोलिक्यूल। क्योंकि अब जो टाइम आ चुका है वो प्रश्नों को आ चुका है। बहुत हुई थ्योरी, अब प्रश्नों की बारी, जहां पर हर एक लाइन से, एनसीईआरटी के हर एक स्टेटमेंट से आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा, हर एक पैराग्राफ से आपको मिल जाएगा। ऐसी कोशिश रहेगी मेरी। तो स्टार्ट अपन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए फाइनल रिवीजन सीरीज का आज का जो टॉपिक जैव अणु। आपको पेपर और पेन लेके बैठना है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है वीडियो को पॉज कीजिएगा, आंसर आपको देखना। उसके बाद में जो भी मैं एक्सप्लेनेशन करूं, अगर आंसर आपका सही रहता तो बढ़िया है, अगर आपका गलत रहता है तो आपको उस थ्योरी, उस क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी जो है, कॉन्सेप्ट है, उसको वापस बहुत अच्छे से पढ़ना है। तब अपना काम आसान हो जाएगा नीट में। और सबसे लास्ट में देखिएगा, जितने भी 50 क्वेश्चन है उसके बाद में आप लास्ट में देखिएगा कितने आपके सही हुए हैं। 40, 45 या 50 में से 50 क्वेश्चन सही हुए। तो स्टार्ट अपन करते हैं जैव अणु टॉपिक। जो अगला टॉपिक जैव अणु, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको यहां पर मिल रहे हैं। बहुत अच्छे से देखिएगा, काम आसान हो जाएगा। लिखा है धातु आयन सहकारक होते हैं जो एंजाइम के सक्रिय स्थलों के पाशर श्रृंखला के साथ उप सह संयोजक बंध बनाते हैं तथा उसी समय क्रियाधार के साथ उप सह संयोजक बंध बनाते हैं। बी ऑप्शन लिखा है सह एंजाइम कार्बनिक यौगिक होते हैं तथा इनका एपो एंजाइम के साथ स्थायी सहयोजन होता है। देखेंगे क्वेश्चन को और फटाफट से अपना आंसर भी यहां पर लिखेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट की अपन बात करेंगे। जो स्टेटमेंट फर्स्ट लिखा उसकी अपन यहां पर बात करते हैं, सिंपल सी। तो वैसे तो दोनों जो स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है, आपको कोई भी इसके अंदर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धातु आयन अलग अलग प्रकार के आपको बता रखा है, एक टॉपिक आपको दे रखा है एनसीईआरटी के इस चैप्टर के सबसे लास्ट पेज पर, ठीक है। जहां अगर आप देखेंगे तो विद प्रूफ में आपको बता देता हूं, जो सहकारक लिखा है उसके अंदर आपको ये टॉपिक मिलेगा। जैसे धातु आयन की बात करें तो धातु आयन कई एंजाइम की क्रियाशीलता है, तो धातु आयन की आवश्यकता होती है जो सक्रिय स्थल पर पाशर और श्रृंखला से समन्वय बंध बनाते हैं, वह उसी समय एक या एक से अधिक समन्वय बंध द्वारा क्रियाधारकों से जुड़ते हैं। और एग्जाम्पल आपके पास लिखा है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट भी लिखा है सेम अपने पास, सह एंजाइम भी कार्बनिक यौगिक होते हैं और इसका संबंध एपो एंजाइम से अस्थायी होता है जो सामान्यतः प्रेरण के दौरान बनता है। तो अगर इन स्टेटमेंट को देखें तो अपना जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एज इट इज है, डायरेक्ट लिखा हुआ है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट बी स्टेटमेंट की अगर अपन बात करेंगे तो सह एंजाइम कार्बनिक यौगिक होते हैं, सही बात है। बट इनका एपो एंजाइम के साथ जो संयोजन होता है, क्या वो स्थायी होता है या वो यहां पर होता है अस्थायी, उसकी अगर अपन बात करें तो ये आपको समझ में आ जाता है। क्लियर है। तो ये आपके पास स्टेटमेंट बी लिखा है वो यहां से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अपना केवल ए ऑप्शन जो वाला है, केवल ए कथन वाला जो है वो सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर यहां पर हो जाएगा। फिर दूसरा लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ये आपको ग्राफ दे रखा है, एंजाइम एक्टिविटी बता रखी है और ए यहां पर लिखा है इन्होंने, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है, ये ऑप्शन नहीं, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है ए जो है तापमान में परिवर्तन के प्रभाव को प्रदर्शित करता है, ए पीएच में परिवर्तन के प्रभाव को प्रदर्शित करता है और ए क्रियाधार सांद्रता में परिवर्तन को प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो तीन स्टेटमेंट आपके पास लिखे हैं, इन तीनों को आप देखिए फटाफट से अपना आंसर भी सोच सकते हैं। यहां अगर आप देखेंगे तो ए तापमान में, अच्छा ये भी एनसीईआरटी में आपको गिवन है एज इट इज, इसमें कोई भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखेंगे यहां पर ये एनसीईआरटी में चित्र 9.5 आपको गिवन है। 9.5 जो चित्र दे रखा है उसमें पहला जो चित्र दे रखा है वो पीएच लिखा है एक्स एक्सिस पे, दूसरा जो दे रखा है तापमान लिखा है और तीसरा जो लिखा है क्रियाधार की सांद्रता का एंजाइम सक्रियता पर परिवर्तन का प्रभाव। अगर ये वाला भी आपसे पूछे जाए तो अब आप बता दीजिएगा, क्योंकि दो की अपन बात कर रहे हैं जिसमें पीएच और जो तापमान है उसका क्या है, सेम ही है, एक्सिस की बात कर रहे हैं और वाई एक्सिस पर एंजाइम की सक्रियता यहां पर होगी। तो ए जो है वो आपके पास पीएच भी हो सकता है, वो तापमान भी आपके पास हो सकता है। तो ए तापमान है और ए पीएच है, मतलब पहला और दूसरा जो कथन लिखा है वो सही है। और जो ये आपके पास लिखा तीसरा वो क्या है, गलत है, क्योंकि उसमें कुछ इस प्रकार से आपका क्या आएगा, जो ग्राफ है वो यहां पर आएगा। तो पहला जो अपने पास ऑप्शन होगा वो यहां से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एनसीईआरटी में एज इट इज आपको दिया हुआ है।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र सिद्धांत के अनुसार एंजाइम और सबस्ट्रेट मतलब क्रियाधार जो जुड़ता है तो ए प्लस बी, सॉरी ए से बी से ई प्लस जो आपके पास प्रोडक्ट है वो यहां पर दिए गए समीकरण में ए और बी है, ए और बी को आपको पहचानना है, ठीक है। ये आप फटाफट से देखेंगे और क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे। तो इस प्रश्न की अगर यहाँ पर अपन बात करें एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, बट ये आपको कंफ्यूज नहीं होना कि इंग्लिश में क्या लिखा और हिंदी में क्या लिखा, ठीक है। एनसीईआरटी का एंजाइम क्रिया की प्रवृत्ति में आप देखेंगे तो एंजाइम और क्रियाधार जब जुड़ता है तो बनाता है एंजाइम क्रियाधार जटिल, जिसे अपन कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ईएस जो लिखा है। देन उसके बाद में वहां से बनता है एंजाइम प्रोडक्ट जटिल, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जिसे अपन बोलते हैं ईपी, और सबसे लास्ट में एंजाइम और उत्पाद क्या हो जाता है, यहाँ से अलग हो जाता है। अगर आपने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ी है तो ईएस और ईपी आप देखेंगे, ए वाला ईएस है और बी वाला क्या है, ईपी है, वो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में, और यही अपना क्या होगा, आंसर सही होगा। नेक्स्ट लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सभी प्रोटीन्स एंजाइम होते हैं, सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं, और सभी एंजाइम क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। तो इसके आंसर की अगर अपन बात करेंगे तो सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, गलत है। सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, गलत है। लगभग सभी एंजाइम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स यहाँ पर होते हैं। तो अपना जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का, वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, तो विशिष्ट पीएच मान पर अम्लीय अमीनो अम्ल धनात्मक आवेश रख सकता है। अमीनो अम्ल पर आवेश माध्यम की पीएच मान पर निर्भर करता है। तो दो कथन, एक कथन और एक कारण लिखा है, इसमें से आपको देखना है कौन सा कथन सही है। कथन अगर सही है तो क्या वो कारण एक्सप्लेनेशन जो है वो उसका सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर गलत है तो वो आपको यहाँ पर सिंपल सा बताना है। तो विशिष्ट पीएच मान पर, जो पीएच होती है 0 से 14 तक की बात करते हैं, अम्लीय अमीनो अम्ल धनात्मक आवेश रख सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि अमीनो अम्ल में क्या होता है, एक तो NH2 अमीनो और दूसरा COH ग्रुप होता है। वैसे भी आगे आएगा वो, और मैं डिटेल से समझा दूंगा आपको, ठीक है। अपने पास यहाँ पर R होता है, यहाँ पर H होता है। तो अम्लीयता की बात करेंगे तो अम्लीय जब होगा तो क्या होगा, H प्लस आयन वहां पर ज्यादा होंगे, H प्लस आयन यहाँ पर ज्यादा होंगे, तो क्या होगा, पीएच जो अमीनो अम्ल पर विशिष्ट पीएच मान पर अम्लीय अमीनो अम्ल धनात्मक आवेश रख सकता है, ठीक है। H प्लस की बात की, अमीनो अम्ल पर आवेश माध्यम की पीएच मान पर निर्भर करता है। जैसा अभी मैंने आपको बताया, अगर 0 से 7 के बीच में है तो वो अम्लीय है, और 7 से 14 के बीच में तो वो क्या हो जाएगी, क्षारीय यहाँ पर हो जाएगी। तो कारण जो है कथन का स्पष्टीकरण दे रहा है, और ये सही भी है। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट लिखा, धागा कुंडलीय रूप से फोल्ड होता है। एक पॉलीपेप्टाइड के लिए उपरोक्त कथन के लिए सत्य विकल्प कौन सा है, ठीक है। थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स, धागा कुंडलीय रूप से होता है कुछ इस प्रकार से। तो एक पॉलीपेप्टाइड के लिए उपरोक्त कथन के लिए कौन सा सत्य विकल्प है। ऑप्शन पहला लिखा, डाइसल्फाइड बंध हाइड्रोजन बंध पॉलीपेप्टाइड के कुंडलन के लिए जिम्मेदार है। पेप्टाइड बंध पॉलीपेप्टाइड के कुंडलन के लिए जिम्मेदार है। तीसरा लिखा है, हाइड्रोजन बंध पॉलीपेप्टाइड के कुंडलन को स्थायित्व देता है। और चौथा लिखा है, कुंडलन संरचना में हाइड्रोजन बंध अमीनो अम्ल की पार्श्व श्रृंखला के मध्य यहां पर बनता है। तो पहला जो लिखा, डाइसल्फाइड बंध और हाइड्रोजन पॉलीपेप्टाइड के कुंडलन के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इससे स्टेटमेंट जैसा भी कुंडलन मैंने यहाँ पर आपको बताया, इस प्रकार से कुंडली है, ठीक है। तो धागा कुंडलीय रूप से फोल्ड है, थ्रेड की बात कर रहा, मतलब ये पॉलीपेप्टाइड के लिए कह रहा है। धागा का मतलब वो नहीं कि जो धागा कपड़े में आ रहा है वो, ठीक है, वो चीज अलग है। तो ये अपना स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पर गलत है। पेप्टाइड बंध पॉलीपेप्टाइड के कुंडलन के लिए जिम्मेदार है। पॉलीपेप्टाइड मींस बहुत सारे पेप्टाइड, वो बनाएगा इस श्रृंखला को, ठीक है। कुंडलन के लिए वो जिम्मेदार यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा, हाइड्रोजन बंध जो है पॉलीपेप्टाइड के कुंडलन को स्थायित्व देता है। बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन बंध नहीं होगा इनके बीच में तो ये कुंडलन ना होके, हो सकता है कि सीधी लाइन हो जाए, तिरछी हो जाए, किसी भी टाइप से हो जाए, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो, ठीक है। और चौथा लिखा, कुंडलन संरचना में हाइड्रोजन बंध अमीनो अम्ल की पार्श्व श्रृंखला के बीच में बनते हैं। तो ये आपके पास क्या है, गलत है। या आप इस प्रकार से देखते हैं तो एनसीईआरटी की थ्योरी में आपको भी ये मिल जाता है। नेक्स्ट आता है, अम्ल घुलनशील भाग में पाए जाने वाले यौगिकों का अणु भार जो होता है वो कितना होता है, 18 से
800 डाल्टन के आसपास होता है। स्टेटमेंट सेकंड लिखा, लिपिड अम्ल एक घुलनशील अंश में पाए जाते हैं जिसका अणुभार 800 डाल्टन से अधिक नहीं होता है। दोनों स्टेटमेंट फटाफट से देखेंगे तो काम अपना आसान हो जाएगा। एनसीईआरटी थ्योरी की अगर अपन बात करें तो थ्योरी में अपन चलते हैं सीधा सा, तो आप देखेंगे अम्ल घुलनशील भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिकों की एक सामान्य विशेषता है कि अणुभार 18 से 800 डाल्टन के आसपास होता है। डायरेक्ट स्टेटमेंट है। लिपिड्स की बात करते हैं जिनके अणुभार 800 से अधिक नहीं होते, वे अम्ल ए विलेयशील अंश या वृहत आणविक आंशिक श्रेणी में क्यों आते हैं, मतलब आते तो हैं। तो आपके पास क्या है, ये स्टेटमेंट जो दोनों ही गिवन है वो क्या है, सही है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर लिखा कार्बोहाइड्रेट है, एल्डिहाइड और कीटोन व्युत्पन्न बहु हाइड्रोक्सी यौगिक हाइड्रोकार्बन के, और ऑप्शन नंबर फोर्थ लिखा है उपरोक्त सभी। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो आपको पता है कि उसमें एल्डिहाइड समूह आता है और कीटोनिक जो ग्रुप है वो भी आपके पास आता है। चाहे ग्लूकोज को देख लो, फ्रक्टोज को देख लो, केमिस्ट्री में अपन स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। बहु हाइड्रोक्सी है, जब स्ट्रक्चर आप देखते हो तो कार्बन जैसे 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल, तो बहु हाइड्रोक्सी भी होते हैं। और हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन की क्या है, व्युत्पन्न है। तो अपना ऑप्शन नंबर चौथा जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सिंपल सा कि अमीनो अम्ल एक एम्फीटेरिक यौगिक है क्योंकि दो अम्लीय समूह होते हैं, एक जल स्नेही व एक जल विरोधी सिरे रखता है। एक अम्लीय कार्बोक्सिलिक एक क्षारीय समूह होता है, दो क्षारीय समूह यहां पर होता है। अमीनो अम्ल एम्फी, एम्फी का मतलब होता है उभय, कॉमन। ठीक है, और कॉमन में अमीनो और अम्ल की बात कर रहे हैं तो अमीनो का मतलब NH2 ग्रुप और अम्ल का मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये दोनों आते हैं जिसके अंदर दोनों उपस्थित होते हैं तो वो एम्फी है या उभय जिसे अपन कह रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरे में लिखा एक अम्लीय कार्बोक्सिलिक और एक क्षारीय समूह NH2 यहां पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर आपको ABCD करके लिखा है, जैसे AA1 AA2 और AA3 लिखा है, तो उनको आपको पहचानना है ये कौन सा है, ये अमीनो अम्लों के सही नाम आपको यहाँ पर सिंपल सा बताना है कौन सा है और कौन सा नहीं है। एनसीईआरटी में एज इट इज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में एज इट इज आपको यहाँ पर ये मिल जाएंगे। ये जो पहला वाला आपको दे रखा है जिसके अंदर ये ग्रुप आपको दे रखा है, ये कौन सा है, CH3 मिथाइल ग्रुप है। दूसरे में ये हाइड्रोजन और तीसरे में यहाँ पर क्या है, CH2OH ग्रुप है। इसी का डिफरेंस है, बाकी भी कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, बाकी सारा क्या है, सेम ही है। एनसीईआरटी में एज इट इज आपको मिलेगा। जो R अपन लिखते हैं कार्बोक्सिलिक, जो अमीनो अम्ल में जो R अपन लिखते हैं ना, वो वाला R यहाँ पर क्या है, चेंज है। तो पहला जो CH3 जहां पर आता है वो एलेनिन होता है, एलेनिन देखेंगे। दूसरे में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा, आंसर यही है। फिर भी हाइड्रोजन जहां पर आता है वो ग्लाइसिन है, और जहां पर CH2OH आता है वो आपके पास क्या हो गया है, सेरीन यहां पर हो गया है। नेक्स्ट, जब हम जीव द्रव्य के रासायनिक संगठन का अध्ययन करेंगे तो निम्न में से कौन सा अम्ल ए विलेय भाग में उपस्थित होगा, प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज या एक से अधिक विकल्प। प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज या एक से अधिक विकल्प। अभी कुछ समय पहले ही आपको यहां पर बताया था। तो अम्ल ए विलेय की अपन ने बात की थी कि जिसका जो वेट होता है वो 18 से 800, तो विलेय 800 से ज्यादा वो होता है तो आपके पास इसमें प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या वो सब न्यूक्लिक एसिड वगैरह आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप देखेंगे तो अपन को क्या मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है, वसा भी मिल रहा है, ग्लूकोज जो आपके पास है वो है। तो एक से अधिक यहाँ पर सही हो जाएगा, बिकॉज ये आपके पास क्या है, अम्ल ए विलेय है। अभी कुछ समय पहले ही अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो जैसे आप देखेंगे अम्ल ए विलेय में आपके पास क्या आ रहा है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड और लिपिड यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, सुमेलित आपको करना है एल्किलोइड, टॉक्सिन, लेक्टिन्स, पॉलीमेरिक पदार्थ, और यहाँ पर अलग अलग आपको दे रखा है। अब ये कहां से है क्वेश्चन, साहब बायोमोलिक्यूल में दे रखा है क्या, बिल्कुल 100% ये आपको बायोमोलिक्यूल में दे रखा है। एनसीईआरटी की टेबल नंबर 9.3 में आप चलेंगे तो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। और इनको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, याद नहीं रखोगे तो फिर दिक्कत यहाँ पर हो जाएगी। याद रखने की ट्रिक भी अलग से प्लेलिस्ट में बता रखी है बायोलॉजी ट्रिक्स में। ठीक है, तो यहाँ सुमेलित आपको करना है। तो एल्केलॉइड्स वगैरह की अपन जो बात कर रहे हैं वो आपके पास क्या है, एल्केलॉइड्स की बात कर रहे हैं तो वो आपके पास है रबर और
माफ कीजिएगा, रबर और गोंद नहीं आएगा इसमें। एल्कलॉइड्स आपके पास आएगा मॉर्फिन और कोडीन। टॉक्सिन की बात करेंगे तो वो एब्रिन और रिसिन। लेक्टिन की बात करेंगे तो वो आएगा कॉन्कार्बोनिल ए। और पॉलीमेरिक पदार्थ की बात करेंगे तो वो आएगा रबर और गोंद। ठीक है, ऑप्शन आप देखेंगे तो चौथे में डी, इसमें और इसमें आ रहा है। थर्ड में जो आपके पास आ रहा है वो ए आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यहां पर आपके पास मिल रहा है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन की उपरोक्त संरचना, ये आपको एबीसी आपको संरचना दे रखी है का अध्ययन करना है और तथा नीचे दिए गए कथनों में से सही कथनों का चयन आपको करना है। ए जो दे रखा है यहाँ पर NH3+ लिखा है यहाँ पर, ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो ये NH3+ और CO लिखा केवल, और यहाँ पर NH3 और CO आपके पास लिखा है। तो ए जो है संरचना ए आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु की तुलना में कम पीएच पर अमीनो अम्ल की संरचना को व्यक्त करती है। बी लिखा संरचना बी ज्विटर आयन की संरचना को व्यक्त करती है। और सी लिखा संरचना सी आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु की तुलना में अधिक पीएच पर अमीनो अम्ल की संरचना को यहां व्यक्त करती है। कौन से स्टेटमेंट यहां पर सही है वो अपन को बताना है। ठीक है, तो पहला जो लिखा है स्टेटमेंट संरचना ए आइसो इलेक्ट्रिक, सेम पॉइंट की यहां पर ये बात कर रहा है, सम विभव बिंदु की यहां पर अपन बात कर रहे हैं, वैद्युतिक सम वैद्युतिक बिंदु की अपन की बात कर रहे हैं। तो ए वाले जो संरचना लिखी है आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु की तुलना में कम पीएच पर अमीनो अम्ल की संरचना को व्यक्त करता है। कम पीएच मतलब अम्ल की अपन यहां पर बात करें, हाइड्रोजन आयन ज्यादा वहां पर आपको मिल रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। बी लिखा है ज्विटर आयन की संरचना को व्यक्त करता है। ज्विटर का मतलब आपके पास NH3 और CO यहाँ पर दोनों मिल रहा है NH3+। ज्विटर कॉमन आपके पास हो गया। MP अपन ने बोला था, उभय अपन ने बोला था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरे की बात करते हैं संरचना से आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु की तुलना में अधिक पीएच पर अमीनो अम्ल की संरचना को व्यक्त करता है। तो पहले वाले का जस्ट क्या है, ये उल्टा है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। पहले वाला कम था, अभी वाला ज्यादा बताया जा रहा है, तो स्टेटमेंट तीनों ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। जीवित जीवों में मिलने वाला सर्वाधिक अणु कौन सा है, प्रोटीन, वसा, जल या न्यूक्लिक अम्ल। तो इसमें नो डाउट 70 to 90% जेल आपको मिलता है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेसिथीन में कितने वसीय अम्ल एस्ट्रीकृत होते हैं, 1 2 3 या 4। चौथा ऑप्शन लिखा है 0। लेसिथीन की स्ट्रक्चर आपको आती है तो काम आपका आसान यहां पर हो जाएगा। तो ये प्रश्न जो है बहुत बढ़िया प्रश्न है, लेसिथीन में कितने वसीय अम्ल एस्ट्रीकृत होते हैं। तो इसके लिए आपको लेसिथीन की जो स्ट्रक्चर है वो आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये वाली जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर तो एनसीईआरटी की स्ट्रक्चर दे रखी है, इसके अलावा बाकी जो स्ट्रक्चर आपको दे रखी है वो भी आनी चाहिए। तो ये लेसिथीन की बात करते हैं तो इसके अंदर एक तो आपके पास होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल यहाँ पर होता है, जो बीच वाली स्ट्रक्चर ये वाली दिख रही है ग्लिसरॉल है, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद में ये H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड जिसे अपन कहते हैं, तो ये H3PO4 भी आपको यहाँ पर दिखेगा, ये यहाँ पर। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है यहाँ पर, ये कोलिन की स्ट्रक्चर है, किसकी, कोलिन की। सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो बचा हुआ एक ये और एक ये आपके पास क्या हो जाएगा, वसीय अम्ल यहाँ पर हो जाएगा। जो R1 और R2 यहाँ पर लिखा तो कितने होंगे, सिंपल सा 2 यहाँ पर होंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ये अणु संबंधित है, ये आपको स्ट्रक्चर दे रखी है, एनसीईआरटी का चित्र है, कोई दिक्कत वाली बात आपको इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर है क्या फॉस्फोलिपिड की है, लेसिथीन की है, या कोलेस्ट्रॉल की है, या सेरिब्रोसाइड की है। तो ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगी कोलेस्ट्रॉल की, किसकी मिलेगी, कोलेस्ट्रॉल की। नेक्स्ट जो चित्र है वो यहाँ पर आप देखेंगे तो वो आपको यहाँ पर सिंपल सा मिल जाएगा, जब भी मैंने आपको बोला था आपको ध्यान में रखना है इन सारे चित्रों को। स्तंभ फर्स्ट और सेकंड को आपको मिलान करना है, ये एनसीईआरटी की ही टेबल है। यहाँ से GLUT4 लिखा है, ट्रिप्सिन, प्रतिरक्षी और इंसुलिन लिखा है। दूसरे में लिखा हार्मोन संक्रमणकारी घटकों से लड़ना, ग्लूकोज का कोशिका में परिवहन, और लिखा है एंजाइम। एनसीईआरटी के ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सिंपल सा आपको ग्लूट वाला तो क्वेश्चन बार बार नीट में पूछा जा रहा है, ठीक है, बार बार नीट में पूछा जा रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ग्लूकोज का कोशिका में परिवहन यहाँ पर कर रहा है, मतलब फर्स्ट में आपके पास क्या आ रहा है, फर्स्ट में अपने पास आ रहा है थर्ड, ठीक है। प्रतिरक्षी की बात करते हैं तो वो आता है ये सेकंड वाला, संक्रमणकारी घटकों से, ठीक है। इंसुलिन की बात करेंगे वो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर इंसुलिन आपके पास क्या आ जाएगा, इजी सा है। इंसुलिन तो अपन बार बार पढ़ते हैं, इंसुलिन तो अपन बार बार यहाँ पर पढ़ते हैं, तो वो आ जाएगा हार्मोन
और ट्रिप्सिन आ जाएगा आपके पास एंजाइम। ठीक है, बार बार अपन इसको पढ़ते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो आंसर अपना देखेंगे GLUT4 जो फर्स्ट में थर्ड किसमें आ रहा है, ए में और इसमें आ रहा है, बी में फोर्थ फोर्थ सेम में, सी में आना चाहिए अपने पास फर्स्ट या सेकंड, सी में आना चाहिए सेकंड संक्रमणकारी वाला, तो आंसर हो जाएगा तीसरा। फिर उसके बाद में लिखा थाइमिन आपके पास क्या है, क्या प्यूरिन है, पिरामिडिन है, एंजाइम है या विटामिन है। थाइमिन बहुत इजी क्वेश्चन है, ATCUG, ये आपने सुना होगा ATCUG, एडेनिन CUG, ग्वानिन एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन यूरेसिल जो आपने सुना होगा। तो 68 थाइमिन जो है वो आपके पास यहाँ पर सिंपल से क्या हो जाएगा, पिरामिडिन यहाँ पर हो जाएगा, पिरिमिडिन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाइट्रोजनक क्षारक में उपस्थित नहीं होता है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजनक क्षारक की ये बात कर रहा है, अभी कुछ समय पहले मैंने आपको चित्र भी यहाँ पर बताया था, चित्र भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, नाइट्रोजनक क्षारक में उपस्थित नहीं होता है, तो वो आपके पास कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा। हाइड्रोजन कैसे होगा, हाइड्रोजन तो नहीं होगा यहाँ पर, आंसर शीट गलत है। फॉस्फोरस यहाँ पर होगा सिंपल सा, क्यों, क्योंकि आप इस चित्र को देखेंगे तो नाइट्रोजन क्षारक आपको यहाँ पर सिंपल सा बता रखा है, इसमें हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, बेसिक नीड है, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, बट फॉस्फोरस इसके अंदर नहीं यहाँ पर होगा, तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा छोटी लंबाई के द्विरज्जु BDNA अणु में 150 प्यूरिन अणु है, 150 क्या है, प्यूरिन अणु है, जिसमें एडेनिन और ग्वानिन का अनुपात, एडेनिन और ग्वानिन की ये बात कर रहा है कितना है, 1:1 है। तो इस DNA खंड में न्यूक्लियोटाइड की कुल संख्या यहाँ पर कितनी होगी, बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, बढ़िया प्रश्न यहाँ पर आपको दे रखा है कि द्विरज्जुक DNA अणु में 150 प्यूरिन अणु है, जिसमें एडेनिन और ग्वानिन का अनुपात कितना है, 1 है, तो इस DNA में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होगी। तो ये आपको सिंपल सा पता है कि जो डीएनए होता है वो आपको, डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो क्या होता है, ए के साथ में डी जुड़ता है और सी के साथ में जी जुड़ता है। अगर आपके पास 150 प्यूरिन है, एडेनिन और ग्वानिन की बात करें तो 75 और 75 आपके पास हो गए, जिस क्योंकि अनुपात इसने 1:1 बताया है। तो जब ये आपके पास 75 है तो 75 के साथ में टी के साथ में जुड़ेगा 75, और जो जी है वो सी के साथ में 75 जुड़ेगा, तो ये 75 और 75 यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये जो 150 थे और ये 150 यहाँ पर कितने हो जाएंगे आफ्टर बॉन्डिंग, क्योंकि ए के साथ में डी जुड़ेगा और सी के साथ में जी जुड़ेगा, तो यह यहाँ पर हो जाएगा 300 यहाँ पर नंबर में टोटल हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट है डीएनए के दो पूरक रज्जु किसके द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, पेप्टाइड बंध, डाइसल्फाइड बॉन्ड, या एसएस बंध जिसे कह रहे हैं फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और हाइड्रोजन बंध जिसे अपन सिंपल सा कह रहे हैं। दो पूरक रज्जु किसके द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं डीएनए के, तो ये डीएनए का ए है, तो ए के साथ में टी रहता है और सी के साथ में क्या रहता है, जी रहता है। ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो बता रहा हूँ एक्चुअल में ये है क्या, हाइड्रोजन बंध है ये, सिंपल सा आंसर आना चाहिए, सीधा 12th क्लास से जोड़ रहा है। एक द्विरज्जु BDNA की लंबाई 340 मिली माइक्रोन है, तो इसमें संभवतः कितने क्षार युग्म यहाँ पर होंगे, 340, 680, 100 या 1000। तो इसमें अपन देखेंगे, इसने यूनिट से कंफ्यूज किया, 340 मिली माइक्रोन जो लिखा है, तो मिली 10 की घात -3 वैसे होता है, माइक्रो 10 की घात -6 होता है, तो इसे अगर अपन बोले 340 नैनोमीटर, तब भी ये गलत नहीं होगा। अब ये आपको पता है कि 3.4 नैनोमीटर जो होता है उसके बीच में कितने होते हैं, 10 होते हैं, तो 340 की अगर अपन बात करेंगे तो आपके पास कितना यहाँ पर हो जाएगा, 340 की बात करेंगे 10 को 100 से अपन मल्टीप्लाई करते तो आपके पास आ जाएगा 1000। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एंजाइम के संदर्भ में गलत कथन का आपको चयन करना है, यहाँ पर सिंपल सा, एंजाइम को अधिकतम क्रियाशीलता के लिए अधिकतम तापमान की आवश्यकता होती है, गलत का आपको चयन करना। ठीक है, एंजाइम निम्न ताप पर विकृत हो जाते हैं। तीसरा लिखा, जब y अक्ष पर एंजाइम क्रियाशीलता x अक्ष के तापमान के विरुद्ध आलेखित की जाती है तो घंटाकार या जो बेल शेप्ड ग्राफ है वो निर्मित होता है। और चौथा लिखा, एंजाइम कई अनुत्क्रमणीय क्रियाओं को उत्प्रेरित यहां पर करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गलत आपको पहचानना है इसके अंदर।
चौथा जो स्टेटमेंट लिखा है, एंजाइम कई अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। बिल्कुल सही बात है, जरूरी नहीं है कि जो क्रिया आगे हो रही है वो पीछे ही होगी। तीसरा लिखा है, एंजाइम जब वाई अक्ष पर एंजाइम क्रियाशीलता, ये वाई अक्ष की एक्सिस की अपन बात करते हैं, वाई पर एंजाइम क्रियाशीलता एक्स अक्ष के तापमान के विरुद्ध आरेखित की जाती है, तो इस प्रकार से आपको ग्राफ मिलता है। ठीक है, तो पहले बढ़ रही है जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, और जैसे एक पीक आ जाता है उसके बाद में यहाँ पर घट जाती है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट और पहला स्टेटमेंट आप देखेंगे तो ये एक दूसरे से रिलेट करेंगे, दोनों सही हो जाएंगे। और दूसरा जो लिखा है, एंजाइम निम्न ताप पर विकृत होता है, तो निम्न ताप नहीं होते हैं, जो उच्च होता है उस पर यहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है, एंजाइम क्रियाओं के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। सक्सिनेट की अधिक मात्रा का संयोजन मेलोनेट द्वारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के संदमन को रिवर्स नहीं करता है। एक लिखा है कि दूसरा लिखा है, एक ए प्रतिस्पर्धी संदमक क्रियाधार के स्थल पर एंजाइम से बंधता है। तीसरा लिखा है कि प्रतिस्पर्धी संदमक की उपस्थिति V मैक्स परिवर्तित रहता है। और चौथा लिखा है, ए प्रतिस्पर्धी संदमक की उपस्थिति में V मैक्स घटता है तथा Km यहां पर बढ़ता है। सही कथन आपको यहां पर चयन करना है। तो सक्सिनेट की अधिक मात्रा का संयोजन मेलोनेट द्वारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज संदमन को रिवर्स नहीं करता है, तो इस स्टेटमेंट क्या है, गलत है, करता है। दूसरा लिखा है, एक ए प्रतिस्पर्धी संदमक क्रियाधार के स्थल को एंजाइम से बनता है। ए प्रतिस्पर्धी जो प्रतिस्पर्धा ही नहीं कर सकता, तो वो यहाँ पर कैसे यहाँ पर जुड़ेगा, तो ये भी आपके पास स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धी संदमक की उपस्थिति में V मैक्स परिवर्तित होता है। जब कंपटीशन यहाँ पर बढ़ेगा किसी दूसरे के साथ में, तो जो वेलोसिटी है, जो मैक्सिमम यहाँ पर जो चेंजेस यहाँ पर हो रहा है, वो यहाँ पर क्या होगी, परिवर्तित होगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो बाकी चौथे को अपन को देखने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ क्रियाधार सांद्रता या वाई एक्सिस के संदर्भ में अभिक्रिया के वेग को यहाँ पर बताता है। तो अभी कुछ समय पहले अपन ने देखा था, कुछ इस प्रकार से आपको ग्राफ मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेंटोज शर्करा का कार्बन परमाणु जो अनुवर्ती न्यूक्लियोटाइड की अन्य पेंटोज शर्करा के कार्बन परमाणु के साथ में फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा संयोजित होता है, वो है C2C3 C3C4 C3C5 C4C5। तो जब इसकी आप स्ट्रक्चर देखते हैं, पेंटोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तब ये आपको पता चलेगा। कौन सी, जो रिंग स्ट्रक्चर यहां पर आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा, नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और यहां पर ये फोर्थ और फिफ्थ जब भी है, ठीक है, ऊपर या नीचे जहां पर भी। तो C3 और C4 जो वाला ये होगा, एक तो ये वाला C3, और 5 वाला जो होगा एक ये वाला, क्योंकि ऊपर नीचे भी तो कोई ना कोई यहाँ पर आएगा इस प्रकार से, ये है ना, नीचे भी आएगा फिर नीचे आएगा, इससे जुड़ेगा। तो ये 3 वाला 5 के साथ जुड़ेगा यहाँ पर, फिर नेक्स्ट 3 वाला 5 के साथ जुड़ेगा यहाँ पर, है ना। जब स्ट्रक्चर अपन देखते हैं तो समझ में आपको आता है। तो तीसरा इसका हो जाएगा आंसर। जीव अवस्था के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। जीव अणु एक उपापचयी प्रवाह में होते हैं। कोई भी भौतिक प्रक्रिया स्वतः साम्य अवस्था को प्राप्त करती है। तीसरा लिखा है, स्थिर अवस्था एक असाम्य अवस्था होती है, और जीव अवस्था एक स्थायी अवस्था होती है जिसमें कार्य संपन्न यहाँ पर होते हैं। गलत कथन का अपन को यहाँ पर चयन करना है, तो आपको आसानी से आ जाना चाहिए। पहला लिखा, जैव अणु एक उपापचयी प्रवाह में होता है। बिल्कुल, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है कंटिन्यूअसली चलती रहती है, सही है। कोई भी भौतिक प्रक्रिया स्वतः साम्य अवस्था को प्राप्त करती है, अपने आप से ही करेगी, सही है। स्थिर अवस्था एक असाम्य अवस्था, अगर जहां पर भी स्टेबिलिटी आ गई तो वो असाम्य अवस्था है। और चौथा लिखा है, जीव अवस्था एक साम्य स्थायी होती है, जीव असाम्य अवस्था। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, ऊर्जा की मुद्रा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वरूप जीव तंत्र में एक रसायन के बंध के रूप में मिलता है, जिसे अपन कहते हैं एटीपी, ग्लूकोज, जीटीपी और ग्लाइकोजन। तो ये सिंपल सी बात है, एटीपी उसे अपन कहते हैं। बी डीएनए अणु में आरोहण के प्रत्येक चरण पर रज्जु घूमती है। 72 डिग्री, 36 डिग्री, 360 और 180 यहाँ पर जो लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए कि डीएनए का जो कुंडलन होता है तो 360 डिग्री वो घूम जाता है। बट एक चरण की अगर अपन बात करेंगे, एक चरण की यहाँ पर बात करेंगे तो कितना होता है, 36 यहाँ पर होता है, क्योंकि 10 बेस पेयर्स होते हैं उसके बीच में, तो एक में कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 360 में 10 का भाग देंगे तो। फिर यहाँ कॉलम आपके पास लिखे, कॉलम का मैच आपको करना है। कॉलम फर्स्ट, डीहाइड्रोजनेज, लाइगेजेज, हाइड्रोजनेज, हाइड्रोलेजेज और आइसोमरेज। ठीक है,
और इसका काम यहाँ पर आपको सिंपल सा बता रखा है, सिंपल सा आप देखेंगे तो डिहाइड्रोजनेज क्या आइसोमर्स का अंत करता है, अंत परिवर्तन। दो क्रिया कारकों के बीच ऑक्सी अपचयन, दो यौगिकों को एक साथ जोड़ना और बंधु का जल अपघटन। तो डिहाइड्रोजनेज होता है वो क्या करता है, दो क्रियाधारकों के बीच में ऑक्सी अपचयन यहाँ पर करवाता है। लाइगेजेज की बात करेंगे तो जोड़ता है वो। हाइड्रोलाइजेज की बात करेंगे तो वो बंधों का जल अपघटन करता है, हाइड्रो का मतलब ही जल होता है। आइसोमरेज की बात करेंगे तो आइसोमर्स का अंत्य परिवर्तन होता है। तो आप देखेंगे तो ये मिल जाएगा अपन को ऑप्शन नंबर तीसरे में। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु चतुष्क संरचना को प्रदर्शित करता है, इंसुलिन की अल्फा श्रृंखला, डबल स्टैंडर्ड बी डीएनए, मायोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन। चतुष्क जो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की अपन बात कर रहे हैं यहां पर, तो वो आपके पास कौन सा होगा, हीमोग्लोबिन यहां से होगा। निम्न में से कौन सा द्वितीयक उपापचय है, अमीनो अम्ल, शर्करा, क्लोरोफिल या एल्कलॉइड्स। तो ये भी अपन ने टेबल में देखा था, एल्कलॉइड्स इसका आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट्स में मुख्यतः क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपके पास मुख्यतः होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन या कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, या आपके पास होता है कार्बन हाइड्रोजन सल्फर, या आपके पास सबसे लास्ट में लिखा है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स में नाइट्रोजन का रोल बहुत कम होता है, सबसे ज्यादा जो होता है वो कौन सा होता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड है, मोनो का मतलब एक, लेक्टोज जो है दो होता है, माल्टोज दो होता है, ग्लूकोज एक होता है और सुक्रोज दो यहाँ पर होते हैं, दो मतलब डाइसेकेराइड ये होता है। अब जो संरचना आपको दे रखी है वो नेक्स्ट किसकी संरचना यहाँ पर है, ये चित्र आपको दे रखा है, ग्लूकोज, राइबोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। तो सुक्रोज तो ये हो नहीं सकता क्योंकि डाइसेकेराइड है वो, ठीक है। राइबोज और फ्रक्टोज की बात करते तो वो हो सकता है बट है नहीं है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर गिवन है वो किसकी है, ग्लूकोज की है। किसके बेसिस पर आप देखेंगे, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनके बेसिस पर आप यहाँ पर देखेंगे तो काम आपका आसानी यहाँ से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज क्या है, ट्रायोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज शर्करा। क्या उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 5 है, 6 है या 7 है, तो इसके अंदर कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो हेक्सोज शर्करा हो जाएगी। सुक्रोज की दो उप इकाइयां कौन कौन सी होगी, ग्लूकोज फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज या गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज। सुक्रोज की जो दो उप इकाइयां हैं वो कौन सी होगी, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। माल्टोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज आता है, लेक्टोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज आता है, और यहां पर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आता है। निम्न में से कौन सी अन्य अपचायक शर्करा है, सुक्रोज, माल्टोज, लेक्टोज और ग्लूकोज। तो अनअपचायक शर्करा का एग्जांपल बहुत सिंपल सा है, केमिस्ट्री में भी गिवन है आपको और बायो में भी दे रखा है, कौन सा हो जाएगा, सुक्रोज यहां पर हो जाएगा, अपचयन नहीं करवाता है। स्तंभों का मिलान करना, बेनेडिक्टस, इन्युलिन, स्टार्च और एगार। आयोडीन के साथ नीला देता है, मूत्र में ग्लूकोज का पता लगता है, वृक्क के कार्यों की जांच करता है और संवर्धन माध्यम में प्रयुक्त होता है। तो सिंपल सी बात है, संवर्धन माध्यम में तो अगार ही होता है, ठीक है। और तो डी में आप देखेंगे चौथा किसके अंदर आ रहा है, केवल एक फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, बाकी ऑप्शन आपको देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी देख लीजिएगा, फर्स्ट जो लिखा है बेनेडिक्टस ग्लूकोज का पता लगाता है, इन्युलिन जो है वृक्क के कार्यों को पता लगाता है, रिसर्च जो है आयोडीन के साथ में नीला रंग यहाँ पर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गलत है, अम्ल ए घुलनशील भाग में पाए जाने वाले जीवाणु बृहद अणु यहाँ पर होते हैं, लिपिड्स पूर्णतः बृहद अणु नहीं होते हैं, सूक्ष्म अणुओं का आणविक भार लगभग 18 से 800 डाल्टन की परास में होता है, और सभी बृहद अणु का भार 10,000 डाल्टन की परास से भी यहाँ पर क्या होता है, कम होता है। गलत को आपको पहचानना है, तो गलत वैसे आप पहचान गए होंगे। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, अम्ल एक घुलनशील भाग में पाए जाने वाले वो जीवाणु बृहद अणु होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लिपिड्स पूर्णतः बृहद अणु नहीं है, एक्सेप्शन आपको एनसीईआरटी में गिवन है, पूर्णतः नहीं है, इसके पीछे का रीजन। सूक्ष्म अणुओं का आणविक भार लगभग 18 से 800 डाल्टन की परास में होता है, ये भी सही है। बट सभी बृहद अणुओं का भार 10,000 से ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है, तो ये आपके पास क्या है, गलत है। रिवर्स समझो, ज्यादा होता है। इन्युलिन किसका बहुलक है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, राइबोज और सुक्रोज। इन्युलिन किसका बहुलक है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, राइबोज और सुक्रोज। तो आंसर आ जाना चाहिए फ्रक्टोज है। ग्वानोसिन क्या है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड,
नाइट्रोजन क्षार न्यूक्लियोटाइड या पिरामिडिन। ग्वानोसिन क्या है? न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजन क्षार, न्यूक्लियोटाइड और पिरामिडिन। ये आपको आना चाहिए कि नाइट्रोजन क्षारक और जो शर्करा है वो मिलती है तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है, और उसके साथ में फॉस्फोरिक एसिड जब जुड़ता है, फॉस्फेट समूह जुड़ता है तो वो न्यूक्लियोटाइड बनता है। ग्वानोसिन जो है वो आपके पास क्या है? न्यूक्लियोसाइड है, ना कि न्यूक्लियोटाइड है। निम्न में से कौन सा बंध न्यूक्लियोसाइड की शर्करा तथा नाइट्रोजन क्षारक के बीच उपस्थित होता है? ग्लाइको एसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध, स्तर बंध, फॉस्फोडाइस्टर बंध और हाइड्रोजन बंध। न्यूक्लियोसाइड की शर्करा तथा नाइट्रोजन क्षारक के बीच में जो बंध होता है वो कौन सा है? स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ में आएगा। ग्लाइकोसिडिक बंध यहां पर होता है। डिटेल से नहीं बताऊंगा मैं, स्ट्रक्चर बना करके। बीडीएनए की पिच यहां पर होती है 34 एंगस्ट्रॉम, 0.34 नैनोमीटर, 0.34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 एंगस्ट्रॉम। बीडीएनए की पिच जो होती है 3.4 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम, इसे अपन यहां पर सिंपल सा कहेंगे। निम्न में से कौन सा गलत कथन है? डीएनए कुंडली के दो रज्जुक प्रति समांतर होते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। गलत देखना आपको। दो रज्जुक क्षारों के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। शर्करा व फॉस्फेट बंध डीएनए की मेरुदंड बनाते हैं और कुंडलित बी डीएनए के एक घुमाव में 10 क्षार युग्म होते हैं। गलत ये पूछ रहा तो डीएनए की कुंडली में एक दूसरे के एंटी होता है, 5 प्राइम 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम। स्टेटमेंट पहला तो सही है। दो रज्जुक क्षारकों के बीच ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा एक साथ जुड़े रहता है तो हाइड्रोजन बंध आएगा यहाँ पर। एडेनिन के साथ में थाइमिन जो है डबल बॉन्ड से, और सी के साथ में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा जी। तो ये स्टेटमेंट गलत है अपना। बाकी स्टेटमेंट देखेंगे तो शर्करा व फॉस्फेट बनाते हैं बैकबोन, और एक घुमाव में 10 होता है, अभी अपन ने पढ़ा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्यूरिन क्षारों का उदाहरण है? एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये जो तीनों हैं वो क्या है? पाइरिमिडिन। ए और जी जो है वो आपके पास क्या है? प्यूरिन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए वामावर्त है, या जिसे अपन कहते हैं लेफ्ट हैंडेड, जिसे अपन कह रहे हैं बी डीएनए, ए डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। अगर ये आपको एनसीईआरटी में नहीं भी गिवन है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना तो चलता ही है। 12th क्लास के एनसीईआरटी में देखेंगे, थोड़ा सा आपको बाहर जाना पड़ेगा तब मिलेगा। जेड डीएनए जो होता है वो क्या होता है? लेफ्ट हैंडेड यहाँ पर होता है, कोई लिंक की बात करते हैं तो। चारगाव का क्षार संपूरकता नियम किसके लिए उपयुक्त है? चारगाव का, चारगाव ने नियम दिया था कि एक नाइट्रोजन, एक जो कुंडली होती है वो दूसरी कुंडली से अपन देख सकते हैं कितना उसमें है, मतलब जुड़ाव की बात की थी उसने, ठीक है। तो डीएनए पे इसने दिया था, ना कि आरएनए पे, क्योंकि आरएनए तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। यहाँ अगर मैं यू जोड़ दूं तो मुझे थोड़ी पता कि दूसरे साइड में क्या है, क्योंकि वो है ही सिंगल। तो डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए, वहां पर संपूरकता या कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के अपोजिट, ए के साथ में टी, सी के साथ में जी जुड़ता है, ये अपन ने बताया था चारगाव साहब ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का आरएनए शरीर में प्रचुर मात्रा में मिलता है? एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए और एसआरएनए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो मिलता है वो कौन सा मिलता है? राइबोसोमल आरएनए मिलता है, प्रोटीन सिंथेसिस जो काम में आता है। और सबसे लास्ट में लिखा है कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा निम्न में से कौन सी होती है? अभी कुछ समय पहले अपन ने बात की थी, एटीपी होती है। ये इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है? तो बायोमोलिक्यूल टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, कोई भी आपको डाउट नहीं, और काफी हेल्पफुल रहेगा। डाउट रहता तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं अपन। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।